विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं अभ्यास हाच मंत्र या यूट्यूब चॅनलवरती. तर आज आपण CDP-वरचे 30 क्वेश्चन पाहणार आहोत, जे CTET डिसेंबरसाठी इम्पॉर्टंट आहेत. तर पहिला प्रश्न पाहू. 1 नंबरचा. CBSE द्वारा अपनाए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है, उससे अपेक्षा की जा सकती है कि एक वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृति का त्याग करे तथा सीखे कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती है। बी, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करे तथा सामाजिक कौशल्य सीखे। सी, वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सके। डी, किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे वह सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तर या प्रश्नाचं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक बी. वे सामाजिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करे तथा सामाजिक कौशल्य सीखे. याचं स्पष्टीकरण आपण पाहणार आहोत. तर CBSE द्वारा अपनाए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है, उससे हम अपेक्षा कर सकते हैं कि सामाजिक, सामूहिक और समाज, देश आदि के भले के लिए तथा जिन कार्यों में भाग लेने पर उनकी शिक्षा, मानसिक वृद्धि व विकास हो, उनमें अवश्य भाग ले. अंततः वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करे तथा सामाजिक कौशल्य भी सीखे. प्रश्न क्रमांक 2. निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित आहे. म्हणजे वाइगोत्स्कीच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक सिद्धांतावरती खालीलपैकी कोणते उदाहरण हे आधारित आहे. ऑप्शन ए, सक्रिय अनुकूलन. ऑप्शन बी, पारस्परिक शिक्षण. ऑप्शन सी, संस्कृती निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास. ऑप्शन डी, अंतर्दृष्टीपूर्ण अधिगमन. तर याचं ऑप्शन आहे बी, पारस्परिक शिक्षण. तर वाइगोत्स्कीचे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत हे पारस्परिक शिक्षणावरती आढळून आहे. ऑप्शन क्रमांक बी, पारस्परिक शिक्षण. आन्सर स्पष्टीकरण पाहू आपण. वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर पारस्परिक शिक्षण आधारित है. पारस्परिक शिक्षण शिक्षकों और छात्रों के मध्य एक संवादात्मक गतिविधि है. म्हणजे शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्यामध्ये एक सामाजिक काय आहे की संवादात्मक गतिविधि आहे सामाजिक आणि सांस्कृतिक सिद्धांत हा. तर जिसका संचालन प्रचार, विशेष रणनीति, संक्षिप्तीकरण, प्रश्न पूछना, स्पष्ट करना म्हणजेच प्रश्नाचे संक्षिप्तीकरण करणे, प्रश्न विचारणे, स्पष्टीकरण देणे और भविष्यवाणी करना म्हणजे भविष्यामध्ये कोणत्या प्रकारचे आपल्याला उपयोग येईल त्याचप्रमाणे के तहत किया जाता है. पारस्परिक शिक्षण का उद्देश्य शिक्षक और छात्रों के बीच सामूहिक प्रयास के माध्यम से समस्या का हल निकालना होता है. म्हणजे शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्यामध्ये एखाद्या समस्येविषयी त्याच्याबद्दल हल आपण सोडू शकतो. तर प्रश्न क्रमांक 3 पहा. एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों म्हणजे असाइनमेंट का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि वे प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके. अंत सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करे. वह कोहल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है. ऑप्शन क्रमांक 1, औपचारिक चरण म्हणजे 4 कानून और व्यवस्था. ऑप्शन क्रमांक बी, औपचारिक चरण 5 सामाजिक संविदा. सी, पूर्व औपचारिक चरण 1 दंड परिवर्जन. डी, पूर्व औपचारिक चरण 2 वैयक्तिक और विनिमय. तर आन्सर आहे ए, औपचारिक चरण, कानून और व्यवस्था. तर स्पष्टीकरण आपण पाहणार आहोत त्याचं. औपचारिक चरण, कानून और अव्यवस्था यह कोहल वर्ग के सिद्धांतों की चौथी अवस्था है. इस स्थिति में लोगों के नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्य पर आधारित है. म्हणजे लोकांची
सामाजिक म्हणजे लोगों की नैतिक विकास लोकांच्या नैतिक विकास हे कसं सामाजिक आदेश त्याचप्रमाणे कानून न्याय कर्तव्य याच्यावर आधारित असते. जैसे किशोर सोचते हैं कि समाज अच्छे से चले इसके लिए कानून के द्वारा बनाए गए दायरे के अंदर ही रहना चाहिए. म्हणजेच की समाज व्यवस्थित चालण्यासाठी समाजासाठी काही कायदे कानून घालून दिलेले आहेत. मग त्या चौकटीतच राहून आपल्याला तशा प्रकारचे वर्तन करावे लागते. तर प्रश्न आहे चौथा. 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावनाओं को विकसित करने का प्रयास कर रही है. वह विकसित कर रही है कि एक नियमों के प्रति घृणा, बी स्वायत्तता, सी किशोरात्मक अखंडपण, डी परिपक्वता. तर याचं उत्तर आहे की बी स्वायत्तता. म्हणजे 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करते. म्हणजे स्वतःमध्ये ती विकसित करते. म्हणजे ऑप्शन एक स्वायत्तताची भावना निर्माण होते. स्पष्टीकरण पहा इथं. 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है. वह अपने अंदर स्वायत्तता की भावना लाती है. स्वायत्तता का अर्थ स्वराज्य, स्वत्व, अधिकार, स्वयं शासन, अंत वह आत्मनिर्भर तथा स्वयं अपने निर्णय लेने की भावना विकसित करती है. प्रश्न क्रमांक 5. प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूई के अनुसार समुचित है. म्हणजे प्रगतिशील शिक्षाशी संबंधित जॉन ड्यूईचं काय आहे मत व्यक्त इथं करायचं आहे. तर ए, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए. बी, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं के सुलझाने में सक्षम होना चाहिए. सी, जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है अपितु इसका कर्षण किंवा संवर्धन करना चाहिए. डी, कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए न कि सुनना चाहिए. म्हणजेच इथं बघा स्पष्टीकरण ऑप्शन क्रमांक बी की विद्यार्थी को स्वयं ही म्हणजे विद्यार्थ्यांना स्वयं ही सामाजिक समस्याओं में सुलझाने का सक्षम बनना चाहिए. तर जॉन ड्यूई यांच्यामध्ये प्रगतिशील शिक्षामध्ये त्यांनी समायोजन केलेलं आहे. तर स्पष्टीकरण पहा. प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में जॉन ड्यूई के अनुसार विद्यार्थी को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए ताकि किसी कठिन परिस्थितियों में उसे किसी के सहारे की आवश्यकता न पड़े और सहजता से अपनी परेशानी का हल निकालने में समझ आए. म्हणजे एखाद्या प्रसंगाच्या वेळी की स्वतःच आपण त्या परिस्थितीमध्ये की एखाद्या कठीणाईचा हल करून स्वतःच आपण त्या प्रसंगावधान साधून सक्षम होऊ शकतो. प्रश्न क्रमांक 6 पहा. भाषा अवबोधन से संबंध विकार है. भाषा अवबोधन से संबंध विकार है. ए, चलाघात, बी, पठन वैकल्य, सी, वाक संबंध रोग, डी, भाषाघात. तर भाषा अवबोधनचं जे आहे ते चलाघात, पठन वैकल्य, वाक संबंध रोग आणि डी. तर याचं स्पष्टीकरण पहा. ऑप्शन क्रमांक डी, भाषाघात. भाषा अवरोधनचं कोणता विकार आहे तर भाषाघात हा भाषा अवरोधनशी संबंधित कोणता विकार भाषाघात. तर इथं भाषा आणि भाषा अशावर तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. तर स्पष्टीकरण बघूयाचं आपण. आन्सर डी, भाषा अवबोधन से संबंधित विकार हे भाषाघात. भाषा अवबोधन से संबंधित भाषाघात आहे. भाषाघात म्हणजे अफेसिया मस्तिष्क का एक ऐसी विकार है जिसमें व्यक्ति के बोलने, लिखने तथा बोले और लिखे हुए शब्दों को समझाने या प्रकट करने में अनियमितता, स्पष्टता एवं स्थायी विकार उत्पन्न हो जाती है. प्रश्न क्रमांक 7. निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धी सिद्धांत से संबंध नहीं है. म्हणजेच आलोचनात्मक दृष्टिकोन बहुबुद्धी सिद्धांताशी संबंधित नाही आहे. म्हणजे कोणतं ऑप्शन बहुबुद्धी सिद्धांताशी संबंधित नाही आहे. थेरी ऑफ मल्टिपल इंटेलिजेंट त्याच्याशी संबंधित नाही. यह शोधाधारित नहीं है. बी, विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है. सी, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्ट प्रदर्शन करते हैं. इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है. तर बहुबुद्धी सिद्धांतामध्ये कोणतं येणार नाही. तर जे बघा यह शोधाधारित नहीं है. बी, विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है. तर
हे याच्याशी रिलेटेड नाही आहे, संबंधित नाही आहे. तर स्पष्टीकरण खाली चला आपण स्पष्टीकरण पाहू. मनोवैज्ञानिक हॉवर्ड गार्डनरने बहुबुद्धी सिद्धांत प्रतिपादित किया है. बहुबुद्धी सिद्धांत हे हॉवर्डचं गार्डनरने काय केलेलं आहे, बहुबुद्धी सिद्धांत मांडलेला आहे. इन्होंने बहुबुद्धि परीक्षण के लिए प्रक्रिया का वर्णन किया था, जिसके अनुसार प्रतिभाशाली विद्यार्थी लगभग हर क्षेत्र में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, न कि किसी एक क्षेत्र में. म्हणजे जे बहुबुद्धी विद्यार्थी आहेत ज्यांना ते काय प्रत्येक क्षेत्रामध्ये त्यांनी वेगवेगळ्या क्षेत्रात त्यांची बुद्धीचा वापर करून ते प्रगती करतात, की एकाच क्षेत्रामध्ये ते दाखवत नाहीत. तर विभिन्न पद्धतीचे काय करतात ते हर क्षेत्र में विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं. प्रश्न क्रमांक 8. बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि बहुबुद्धि सिद्धांत वैध नहीं मानलं जात कारण कि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है. यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है. यह केवल अब्राह्मणों के जीवन भर के सदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है. डी. यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुसार सुसंगत नहीं है. तर बहुबुद्धि सिद्धांताचं ऑप्शन आहे तर ए, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है. तर ऑप्शन क्रमांक ए. स्पष्टीकरण चला पाहू. तर बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों इंटेलिजेंस का मापन डिफरेंट इंटेलिजेंस का मापन संभव नहीं है. म्हणजेच की काय, भिन्न बुद्धी वेगवेगळ्या बुद्धीच्या लोकांच्यासाठी मापन संभव नहीं आहे, की विशिष्ट प्रकारचं त्यांच्याशी परीक्षण करून चालत नाही. क्योंकि विशेष बुद्धिमान परीक्षण विशेषतः एक हद तक एक ही व्यक्ति को दर्शाता है. म्हणजेच विशेष बुद्धिमत्ता परीक्षण हे एकाच व्यक्तीसाठी दर्शावता, वेगवेगळ्या व्यक्तीसाठी ते प्रयोग केले जात नाही. प्रश्न क्रमांक 9. कक्षा में विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेदन एक लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है. बी. हानिकारक है क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं. सी. अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थियों के स्तर तक पाठ्यचर्चा के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं. डी. लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं. याचं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक डी. लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते. त्याला तर स्पष्टीकरण बघू. कक्षा में विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेदन लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों का प्रवृत्त करते हैं. प्रश्न क्रमांक 10. विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि ए. राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठनों म्हणजेच बोर्ड की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके. बी. सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके. सी. विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अनुलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके. डी. विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालय की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करने हेतु अभिप्रेरित हो सके. तर ऑप्शन क्रमांक डी. विद्यालय अपने क्षेत्रों में. तर स्पष्टीकरण बघू खाली. विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किए जाने से यह तात्पर्य था कि उससे यह आकाया जा सके कि अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शित करने हेतु अभिप्रेरित हो सके तथा अपने ही विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा की तुलना में कितनी बेहतर है तथा कितना विद्यार्थी के लिए जरूरी है. तर प्रश्न क्रमांक 11. निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नाही आहे असा शोधायचा आहे.
ए प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, बी किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, सी प्रश्नोत्तरी परिचालन करना, डी स्वयं आकलन के कौशल्य को प्रतिमानित करना। तर याचं उत्तर आहे स्वयं आकलन, ऑप्शन क्रमांक डी, स्वयं आकलन के कौशल्य को प्रतिमानित करना। स्पष्टीकरण बघा, स्वयं आकलन के कौशल्य को प्रतिमानित करना अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है, क्योंकि स्वयं आकलन के कौशल्य को स्वतः आकलन केलेल्या एखाद्या कौशल्याशी प्रतिमानित करना हे तिन्ही ऑप्शन से म्हणजेच 3 ऑप्शन कोणते, ए, बी आणि सी अशी काय आहे, वेगळे आहेत। तर बघा से भिन्न है क्योंकि अन्य आकलन या मूल्यांकन की पद्धति शिक्षक या अन्य किसी परीक्षक द्वारा किए जाने का बोध करता है। म्हणजेच आपल्याला शिक्षक किंवा मूल्यांकन करण्यासाठी शिक्षकाची गरज असते। तर ऑप्शन क्रमांक डी कसा आहे, स्वयं आकलन केलेलं असते की जबकि स्वयं आकलन में कौशल्य को प्रतिमानित करना स्वयं के द्वारा की जा सकती है। तर प्रश्न क्रमांक 12 बघा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है। विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है। ए, क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी मूल्यांकन पिछली राज्य दूरदर्शन पर दिखाई गए सृजनशील क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण कौन सा था। सी, जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन अनुप्रयोग पकाने हेतु कोई नई पाक विधि लिखिए। डी, निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों म्हणजेच विश्लेषणों में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। ऑप्शन क्रमांक डी। निर्धारित कीजिए की दिए गए मापकों म्हणजेच निर्धारित करायचं की दिलेल्या मापकांमधील विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक करता है। तर बघा, निर्धारित कीजिए कि विश्लेषण में से कौन सा मापक उत्तम परिणामों के लिए सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। प्रश्न क्रमांक 13 पहा, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावशाली विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके। वंचित विद्यार्थ्यांशी संबंधित है बघा। ए, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। बी, पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकते। सी, अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्राय तुलना करते हेतु नहीं, तुलना तर हो शकत नहीं। इस बात पर बल देना कि आपकी उससे उच्च अपेक्षाएं हैं। सी, नहीं। डी, नहीं, पढ़ाने जाने वाले विषय में आप रुचि विकसित कर सके नहीं। तर ऑप्शन क्रमांक ए, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। तर बघा प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। विकासात्मक विकार का उदाहरण नाही आहे ते पाहायचं आहे, उदाहरण आहे ते नाही आहे तर नाही है। आत्मविमोह, विकास होण्यासाठी आत्मविमोह। बी, प्रमस्तिष्कघात। सी, पर अभिघातज तणाव। डी, न्यून अवधान सक्रिय विकास, अटेन्शन डिफिशियन्सी हायपर ॲक्टिव्हिटी डिसऑर्डर। म्हणजे विकासात्मक विकारासाठी कोणते उदाहरण नाही आहे। तर ऑप्शन क्रमांक सी, पर अभिघातजन तणाव, पोस्ट ट्रॉमॅटिक। तर स्पष्टीकरण पहायचं, पर अभिघातज तनाव एक चिंता विकार है जो आघात के बाद विकसित होता है। म्हणजे बघा, विकासात्मक विकार आघात के बाद होता है। पर अभिजातक तणाव, ऑप्शन क्रमांक सी काय आहे, पोस्ट ट्रॉमॅटिक। हे आघात झाल्यानंतर तणाव एक चिंता विकार है जो आघाताच्या नंतर पोस्ट म्हणजे त्याच्यानंतर आघात झाल्यानंतर तो काय होतोय, विकसित होतोय। इस तनाव विकार में व्यक्ति भयंकर रूप से भयभीत रहता है जो अक्सर दर्दनाक अवस्था तक पहुंच जाता है। प्रश्न 15, बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें वर्गीकृत अधिगम सामग्री बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंध है। बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें वर्गीकृत
गम सामग्री बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एक एवं सामग्री का स्वयं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप, बी उपचारात्मक शिक्षण, सी विभेदित अनुदेशन, डी पारस्परिक शिक्षण. तर याचं स्पष्टीकरण बघा. याचं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक सी विभेदन अनुदेशन. स्पष्टीकरण पाहू आपण खाली. उचित तकनीकी प्रक्रियाओं और संसाधनों के सृजन, उपयोग तथा प्रबंधन के द्वारा अधिगम और कार्य प्रदर्शन सुधार के अध्ययन और नियमित अभ्यास ये सभी विभेदित अनुदेशन के अनुरूप आते हैं. अंत बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहुआकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप आदि का संबंध भी विभेदन अनुदेशन से ही होता है. 16 नंबरचा प्रश्न बघा. निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? प्रतिभाशाली विद्यार्थ्यांच्याबद्दल इथं प्रश्न विचारलेला आहे. ऑप्शन बघा. वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है. बी वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं. सी अपने उच्च स्तरीय संवेदनात्मक के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं. डी बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्क शक्ति के कारण ही उनका महत्व है. ऑप्शन क्रमांक सी बघा. अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मक के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं. प्रश्न क्रमांक 17. विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है. विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः किससे केंद्रित होता है? ए विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर. बी केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर. सी संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर. डी विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर. तर ऑप्शन क्रमांक ए विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चे समावेशी शिक्षण बघा. विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर. अठारह नंबरचा प्रश्न पहा. बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है. ए इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते. बी कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय. सी अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाए. डी अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न लेते हुए नैतिक निर्णय. बच्चों की सीखी गई निस्सहायता. तर याचं उत्तर आहे ए इस व्यवहार को अर्जित कर लेना ही वे सफल नहीं हो सकते हैं. ऑप्शन क्रमांक ए स्पष्टीकरण बघा. बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते. निस्सहायता का अर्थ बेबस हताश व्यवस्था जिसके चलते बच्चों में आत्मविश्वास की कमी स्पष्ट परिलक्षित होती है. 19 नंबरचा प्रश्न पहा. यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार पेडोलॉजीवरती प्रश्न आहे बघा. यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्न स्तर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है. ए वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे. बी मोबाइल फोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त काल पर रोक लगाए. सी जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों को वर्णन करे. सी घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दे. ऑप्शन क्रमांक याचं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक ए वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे. तर याचं स्पष्टीकरण बघू आपण. यदि विद्यार्थी निरंतर कक्षा में निम्न स्तर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावकों को उसकी सहायता करने हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि वह अपने अध्यापकों से घनिष्ठता के साथ कार्य करे तथा उनकी हर संभव सहायता मांगे ताकि वह शिक्षार्थी की हर समस्या को निदान कर सके. चला प्रश्न क्रमांक 20. निम्नलिखित में से समस्या समाधान को बाधित नहीं करता.
ए अंतर्दृष्टी, बी मानसिक प्ररूपता, सी मोर्चाबंदी, डी निर्धारण. तर याचं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक 1 अंतर्दृष्टी, इनसाइट. निम्नलिखित में से समाधान, समस्या समाधान काय? अंतर्दृष्टी बाधित नहीं करती है. अंतर्दृष्टी का अर्थ परक, परिज्ञान आणि पूरा ज्ञान आदि है. प्रश्न क्रमांक 21. एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है. वह क्या कर रही है? पेडॉलॉजीवरती प्रश्न बघा. वह बच्चों को पाठ समझने की स्वयं शैली विकसित करने में सहायता कर रही है. ऑप्शन क्रमांक एच येतं आहे. बाकीचे वाचायची पण गरज नाही. बघा बाकीचे पण वाचू आपण ऑप्शन. वो बच्चों को संपूर्ण पाठ्यवस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़े की आवश्यकता का संकेत दे रही है. नहीं. वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्यवस्तु के महत्व को पुनर्बलित कर रही है. नो. वह विद्यार्थियों को सामर्थ्यानुकूल स्मरण करने के प्रेरित कर रहे. नाही. तर ऑप्शन क्रमांक 1. 22 नंबरचा प्रश्न पहा. एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है. वह मातृभाषा सीख रहा है तो वह बच्चा सीख रहा है. वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है. दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? ए अधिकाधिक सामान्यीकरण, बी सरलीकरण, बी विकासात्मक, डी अत्यधिक संक्षुब्धता. तर याचं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक सी. तर काय करता आहे ते विकासात्मक करत आहे. विकास. तर स्पष्टीकरण पहा खाली. एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, दूसरा बच्चा दूसरी भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है. तो दोनों के बीच विकासात्मक उन्नतिशील की समान प्रकार की त्रुटि हो सकती है. तर प्रश्न 23 पाहू. परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है. यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? तणाव निष्पत्तीच्या निगडीत प्रश्न बघा. ए संज्ञान भावना, बी तणाव विलोपन, सी निष्पत्ती चिंता, डी संज्ञान प्रतियोगिता. तर याचं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक 1 संज्ञान आणि भावना. तणाव निष्पत्ती कशाची आहे? भावनेची. तणाव ही कशी भावना? तणाव संवहन आणि भावनेची निर्मिती. तर प्रश्न बघा. स्पष्टीकरण बघा. परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है. यह तथ्य संज्ञान भावना के संबंध को स्पष्ट करता है. अंत परीक्षा में तनाव का शिक्षार्थी ज्ञान और आत्मविश्वास पर कुछ प्रभाव पड़ता है. प्रश्न क्रमांक 24. एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है. निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? यह एक उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सके. बी यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है. सी विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु यह एक अच्छा संभावित परामर्श है. डी इस कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यावसायिक विशेषता से कराया जा सकता है. ऑप्शन क्रमांक बी यह अपने विद्यालयों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है. प्रश्न क्रमांक 25. एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनात्मक रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है. पेडोलॉजीवरती प्रश्न. उसके लिए निम्न में से कौन सा उपाय सबसे क्रम प्रेरणा है? राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सकती. बी अपने रंगमंचीय कलाकार साथियों के साथ समानुभूति, स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना. सी उन रंगमंचीय कौशल्य को अधिक समय देना जिससे बड़े प्रफुल्लित होता है. डी संसार के श्रेष्ठ रंगमंचीय कलाकारों की निष्पत्ति से संबंध, साहित्य पढ़ने के लिए तथा उससे सीखने के प्रयास के लिए कहना. ऑप्शन क्रमांक सी उन रंगमंचीय कौशल्यों को अधिक समय देना जिससे बड़े प्रफुल्लित होता है. 26वां प्रश्न पहा. इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत
स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? ए. बंडूरा, बी. मेस्लो, सी. स्किनर आणि डी. पियाजे. तर बी. अब्राहम मेस्लो. तर ऑप्शन क्रमांक काय आहे याचं? बी. अब्राहम मेस्लो सिद्धांतकार के अनुसार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं. प्रश्न क्रमांक 27 पहा. निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक होता है? ए. बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना. बी. अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना. सी. समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना. डी. कालांश की अवधि का 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना. तर ऑप्शन क्रमांक बी आहे. अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना. स्पष्टीकरण बघा. कक्षा में अधिगम हेतु अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना, जिससे कक्षा में बच्चे बिना किसी डर के अध्यापकों से अपने समस्याओं का समाधान पूछ सके. म्हणजेच शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांच्या अधिगम हेतु अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा देना, म्हणजेच विद्यार्थ्यांच्या स्वायत्तेला बढ़ावा देना, जेणेकरून विद्यार्थ्यांच्या ज्या समस्या आहेत ते विद्यार्थी शिक्षकांसमोर मांडू शकतील आणि त्या समस्यांचं समाधान देखील होऊ शकेल. प्रश्न क्रमांक 28 परिपक्व विद्यार्थीच्या संबंधित आहे. ए. इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है. परिपक्व विद्यार्थी. बी. अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं. सी. अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं. डी. कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते. तर परिपक्व विद्यार्थी काय आहेत की अपनी बौद्धिक के साथ अपने सभी प्रकारों के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते. म्हणजेच बौद्धिकता के साथच समस्यावेळी काय करतात ते शीघ्र समाधान पण करून घेतात. प्रश्न क्रमांक 29. पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है. पेडोलॉजीवरचा क्वेश्चन. 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उनके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती है. उनके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? ए. विकास क्रमिक प्रकार से होता है. बी. विकास निरंतर होता रहता है. सी. अलग अलग लोगों में विकास विभिन्न रूप से होता है. डी. विभेदन व एकीकरण विकास के लक्षण है. तर ऑप्शन क्रमांक डी. स्पष्टीकरण बघा. ऑप्शन क्रमांक डी. किसी पूर्व म्हणजे विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है. 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती. उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का सैद्धांतिक आधार विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है. अर्थात उस बच्चे के विभेद म्हणजेच विश्लेषण, जांच, पदच्छेद तथा एकीकरण म्हणजेच एकीभाव आणि संगीकरण के विकास के लक्षण अनुकरण है. प्रश्न क्रमांक 30 पहा. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए. आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मक को प्रभावित करती है. बी. गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांश IQ होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहन का होता है. सी. अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता. डी. विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं करता. तर ऑप्शन क्रमांक ए. आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेशन की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मक को प्रभावित करता है. तर अशा प्रकारे आज आपण CDP आणि पेडोलॉजीचे प्रश्न पाहिलेत. तर अशाच प्रकारच्या व्हिडिओसाठी लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.